हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे, एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे। एक बेहतरीन से क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है और ऑलमोस्ट परसेंटेज जो है वो खत्म हो चुका है। आज जो है वो क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे होंगे जो लास्ट आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। मंडे में इस मतलब चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। अगर आज की बात करूं, आज 1 तारीख है, तो मंडे को नहीं, शायद ट्यूसडे को है 4 तारीख। आज 2 तारीख है, हाँ आज 2 तारीख है। तो 4 तारीख जो है वो मंडे को है मेरे दोस्त। तो 4 में क्लास हो भी सकती है, नहीं भी। अगर होती है क्लास तो 4 को हम लोग जो है वो इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे, और अगर 4 में क्लास नहीं होती है तो फिर हम इसे ट्यूसडे में खत्म कर रहे होंगे। 4 में क्लास नहीं होगी, मंडे में क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि सैटरडे में इसीलिए क्लास ले रहा हूं क्योंकि मंडे का मुझे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो एक क्लास जो है अब ट्यूसडे को होगी और ट्यूसडे को बेटा हम लोग परसेंटेज को पूरी तरीके से खत्म कर रहे होंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत शानदार, मजा आने वाला है दोस्त, और स्कोरिंग है और इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बेहतरीन टॉपिक माना जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से शुरू हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन जो है वो परसेंटेज से शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए। जीडी के पेपर तक कोर्स पूरा हो जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा, पर मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, चलिए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। कल का HW वाला क्वेश्चन हाँ, कल का HW वाला क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा। तो ठीक ठाक है आप लोग? शुरुआत करने जा रहे हैं माँ सरस्वती का नाम लेके। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका था मेरे दोस्त। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी इनकम होती है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो उसमें से टैक्स जाएगा, और टैक्स देने के बाद जो इनकम बचेगी उसे हम नेट इनकम कहेंगे। हमेशा जो इनकम टैक्स लगता है वो हमारी इनकम पे लगता है, यानी कि जितनी हमने कमाई की है उस पर इनकम लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। टैक्स देने के बाद जो हम लोगों के पास प्रॉफिट बचेगा वही हमारी नेट इनकम कहलाएगी। ये बातों पर हम लोग कल आराम से चर्चा कर चुके थे, है ना। एक बच्चे, अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था मेरे दोस्त। पूरी सीट दे दूंगा, लगभग उस सीट में 200 क्वेश्चन है, और 200 क्वेश्चन को एक बार अपनी निगाहों के सामने से निकाल देना। आप यकीन मानना, आप ये महसूस करेंगे कि परसेंटेज अब हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये होमवर्क में दिया था मैंने आप लोगों को। हाँ, लव यू टू भाई, लव यू टू अमित यादव, लव यू टू। देखिए, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे साथी कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय जो है वो 6 लाख रुपए बढ़ जाती है। यानी जितने भी वो पहले कमाता था उससे 6 लाख रुपए जो है उसकी वार्षिक आय बढ़ जाती है। लेकिन आयकर जो है 28% से 20% हो जाता है। यानी कि जो टैक्स पहले 28% जाता था वो अब कितना जा रहा है, वो मेरे दोस्त अब जो है वो 20% जा रहा है। तब भी उसको 24,000 रुपए अधिक कर देना पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि 24,000 रुपए अधिक कर देना पड़ता है, तो बढ़ने के बाद आय कितनी है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बढ़ने के बाद जो है वो आय कितनी है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो क्या कोई बताएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? चलिए, एक बात मुझे बताइए, छोटी सी बात, बिल्कुल बेसिक से करते हैं। अगर पहले इनकम ए मान लूं, पहले की इनकम ए मान लूं, तो अब की इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे A+6 हो जाएगी। पहले मैंने A लाख रुपए इनकम मान ली है, अब कितनी हो जाएगी? A+6 लाख हो जाएगी। उसने यही तो कहा है कि 6 लाख बढ़ जाती है। लेकिन अगर पहले टैक्स की बात करूं तो पहले जो टैक्स जाता था वो इनकम का 28% टैक्स जाता था। अब जो जाता है वो इनकम का 20% टैक्स जाता है। लेकिन वो कह रहा है कि पहले के मुकाबले अब भी उसे 24,000 रुपए ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो
अगर मैं अब वाले टैक्स में से पहले वाले टैक्स को घटा दूं तो क्या 24,000 आएगा? मेरे दोस्त इसे घटाइए, अब 20 की गुणा यहां करिए तो आप कहेंगे 20/100 हो जाएगा। बहुत शानदार। जब आप 20 की गुणा यहां करेंगे तो 120/100 हो जाएगा। अगर अब वाले टैक्स में से पहले वाला टैक्स आप लोग घटा दोगे, अगर अब वाले टैक्स में से पहले वाला टैक्स आप घटा दोगे तो आपके पास जो है ये अब के बढ़ा हुआ टैक्स आ जाएगा, जो कि 24,000 रुपए आपको ज्यादा देना होता है। बस यहां से आपको सॉल्व करना है। काटापीटी मचाइए बेहिसाब तरीके से। आप देखेंगे मेरे दोस्त, यहां जो है वो ये तो उधर चला जाएगा, 100 एलसीएम आ जाएगा। यहां देखिए बेटा 20 में से 28 जाएंगे, माइनस का 8 बचेगा। और इधर देखेंगे तो ये 24,000 पहले से ही है इधर, ठीक है। ये माइनस का 120/100 हो जाएगा, माइनस का 120/100 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब एक चीज को थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, एक ही जगह एक नहीं मानना है। यहां से काट दीजिए, 2 चिक्का मत काटिए। चलिए मत काटिए, से आसान और कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगर मैं यहां से देखूं तो ये माइनस का 8 है, अपॉन में कितना है 100 दिया हुआ है, इज इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 24 लाख हो जाएगा, है ना। 24 लाख हो जाएगा और माइनस का 120 हो जाएगा, अपॉन में कितना है ये 100 हो जाएगा। हो गया या नहीं? हो जाएगा या नहीं? ठीक है। तो मेरे दोस्त अब यहां से एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। 100 से 100 कट गया तो एक ही वैल्यू कितनी पर, ये तो माइनस में आ रही है। हमने कुछ गड़बड़ की है क्या? हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या कहीं? उसने कहा एक व्यक्ति की वार्षिक आय 6 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आयकर 28% से 20% हो जाता है, यानी टैक्स जो है वो 28% से 20%। पहले टैक्स 28% देना होता था, अब टैक्स 20% देना होता है। तब भी उसको 24,000 रुपए अधिक कर देना पड़ता है, यानी पहले के मुकाबले अब भी जो है वो 24,000 रुपए ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो अगर अब वाले टैक्स में से पहले वाले टैक्स को घटा दूंगा तो 24,000 आएगा। भाई अभी तो 24,000 देने पड़ रहे हैं, तो अब वाले टैक्स में से अब वाला टैक्स कितना होगा? अगर पहले इनकम ए थी तो अब इनकम जो है वो A+6 हो जाएगी। पहले A लाख मान ली है, अब हो जाएगी A+6 लाख हो जाएगी। तो अगर अब मुझे 20% टैक्स देना पड़ रहा है मेरे दोस्त, तो और पहले जो है वो 28% टैक्स देना पड़ता था, तब भी उसको 24,000 रुपए अधिक कर देना पड़ता है। तो दोनों टैक्स का डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए? 24,000 आना चाहिए। या फिर इसे ऐसे कर लो, यहीं पे कर लो, आप 100 नीचे मत लिखो, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है। पहले इनकम ए थी, अब इनकम जो है A+6 हो जाएगी, है ना। और पहले 20% 28% टैक्स देना होता था, तो इसका 28% निकाल दीजिए। अब जो है वो 20% टैक्स देना है, तो इस पूरी इनकम का 20% निकाल दीजिए। ये अब टैक्स आ जाएगा, आएगा या नहीं? तो अब यहां से ये देखिए कि अगर अब वाली इनकम में, अब वाले टैक्स में से पहले वाले टैक्स को 20% ए, 20% ए प्लस 20 छिक्का 120%, 20 छिक्का 120% हो जाएगा। यहां देखेंगे मेरे दोस्त माइनस 28% ए, 28% ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 24,000 आप लोगों को दिया हुआ है। यही तो कहा है, यही तो कहा है मेरे दोस्त। तो अब यहां से देखिए 20 में से 8 जाएगा, अब भी ये तो उसमें ही आ रहा है। बढ़ने के बाद इनकम कितनी है? गड़बड़ हो रही है क्या कुछ? एक व्यक्ति की वार्षिक आय 6 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आयकर 28% से 20% हो जाता है। मतलब जो टैक्स है वो 28 से 20%, तब भी उसको जो है 24,000 रुपए अधिक कर देना पड़ता है। क्या दिक्कत हो रही है? क्या कैलकुलेशन में हम मिस्टेक कर रहे हैं मेरे दोस्त? थोड़ा सा बताएंगे एक बार आप लोग। बढ़ने के बाद आय कितनी है? चलिए किसी का आंसर आया है क्या?
नहीं, किसी का आंसर आया है क्या? एक बार मुझे बताएंगे किसी का आंसर आया है क्या? डी 18 लाख कैसे? नहीं, ऑप्शन से तो अगर मैं जाना चाहूं, पर इसे मेथड से भी तो आना चाहिए था। मान लो बढ़ी हुई इनकम जो है वो 22 लाख है, 22 लाख है, बढ़ी हुई इनकम 22 लाख है मेरे दोस्त, और बढ़ने से पहले 6 लाख इसमें से घटा दोगे तो 16 लाख हो जाएगी, है ना? तो पहले 28% निकाल लो और इस बढ़ी हुई का 20% निकाल लो, तो जो भी ऑप्शन आपको 24,000 का डिफरेंस दे दे वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से तो ये कर सकते थे, है ना? नहीं, ये नहीं कर सकता बेटा। पहले वाले में उसने कहा है तब भी उसको 24,000 रुपए अधिक कर देना पड़ता है, यानी कि अगर उसका टैक्स घट के 20% हो जाता है तब भी उसे टैक्स जो है वो 24,000 रुपए ज्यादा देना पड़ता है, यानी अब वो टैक्स जो है वो ज्यादा दे रहा है। तो अब के टैक्स में से पहले वाले टैक्स को घटाऊंगा, अब के टैक्स में से पहले वाले टैक्स को दोस्त घटाऊंगा, तब जाके वो 24,000 के बराबर आएगा, है ना? ऐसे नहीं है कुछ भी मिला दूं मैं इसमें से, इसे क्यों घटाऊं? या तो ये कहता कि 24,000 रुपए कम देना पड़ता है, तब मैं पहले वाले टैक्स में से अब वाला टैक्स घटा रहा होता। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। हाँ, 8% की वैल्यू 24,000 के बराबर क्यों मान लो भाई? 8% की वैल्यू 24,000 के बराबर, पहले इनकम ए थी, अब इनकम ए प्लस 6 है। ऐसे थोड़ी ना कुछ भी मान लोगे। ठीक है, 28 से 20 हो जाता है बेटा, 28% से, पहले 28% था, अब 20% हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है वो लोचा है ना? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है। अगर आप लोग आंसर लेके आए हैं तो तिकड़मबाजी फिट करके आंसर लेके आए हैं। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार। एक ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा मिसलेनियस की क्लास में। अब आ जाइए मेरे दोस्त, इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है भाई? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक चलिए, अगर आप देखो, अगर मैं दूसरी तरफ इसे सॉल्व करना चाहूं, दूसरी तरीके से इसे मैं जाना चाहूं, अगर आपके मन में यह है कि इसे पूरा लिख लीजिए, तो मैंने ए लाख मान ली, ये ए प्लस 6 लाख मान ली, है ना? ए प्लस जो है वो 6 लाख रुपए मान ली है, ये कहना चाह रहे हैं। इसका 28% निकालिए दोस्तों। पहले टैक्स जो है वो 28% जाता था, अब जो है इसका टैक्स जो है वो 20% जाता है। तो उसने कहा है, हाँ बिल्कुल सही है, उसने कहा है 24,000 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। तो अब वाले टैक्स में से इसकी गुणा इसमें करिए, तो आप कहेंगे 20 से 2200 हो जाएगा। ठीक है भाई, और इसकी गुणा इसमें करिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगी, माइनस 28 ए बटे 100। हम यही मिस्टेक कर रहे थे मेरे दोस्त, यही मिस्टेक कर रहे थे कि हम 6 ले रहे थे, 6 लाख लेना था। ये कितना दिया है? 24,000 आप लोगों को दिया हुआ है। अब आप देखिए 20 में से 28 जाएगा, माइनस का 8/100 बचेगा, माइनस का 8/100 बचेगा। यहां देखिए 24,000 में से माइनस का 1,20,000 जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस का 96,000 शायद बचेगा। भाई 24 20 है ना, 1,20,000, तो 96,000 बच जाएगा। तो ये वैल्यू जो आएगी मेरे दोस्त, ये आ जाएगी, बहुत सही, माइनस 8/100 इज इक्वल टू माइनस का 96,000। ठीक है भाई, 10 में से 120 में से 24 जाएगा तो 96 ही बचेगा। यहां माइनस से माइनस कट गया, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12,000 आ जाएगा, और 12,000 की गुणा इसमें करेंगे तो ये 12 लाख आ जाएगा। अगर पुरानी इनकम हम लोगों से पूछी होती, पुरानी आय हम लोगों से पूछी होती, हाँ ठीक है, वो हो जाती है ना? हमने इसे 6 लाख, बार बार हम लोग 6 ही लिख रहे थे, लिखना इसे हमें 6 लाख पूरा था। ठीक है, हमने अगर ए लाख रुपए इनकम मानी है, ये ए लाख रुपए मानी है, तो इसमें 6 लाख जोड़ना है, तो ये तो 6 रुपए जोड़ रहे हैं, 6 लाख जोड़ना है तो मेरे दोस्त ये जोड़ना होगा, है ना? ये इनकम होगी अब।
ठीक है। तो अब ये अगर शुरुआती इनकम पूछी जाती है तो दोस्त 12 लाख होगी, और अगर बढ़ी हुई इनकम पूछी जाती है तो वो 12 और 6 18 लाख हो जाएगी। सॉरी, ठीक है, माफी चाहूंगा, इस क्वेश्चन पे हम लोग 6 रुपए जोड़ रहे थे जबकि हमें जोड़ना 6 लाख था। अब ध्यान से समझ लीजिए दोस्त, मैंने पहले A लाख रुपए इनकम मान ली, उसकी इनकम जो है वो 6 लाख रुपए बढ़ जाती है, तो क्या अब उसकी इनकम A प्लस 6 लाख हो गई होगी? तो A प्लस 6 लाख मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। पहले वो टैक्स 28% देता था, अब वो टैक्स जो है वो 20% देता है। हाँ, पहले 28% टैक्स देता था, अब वो 20% टैक्स देता था। तो पहले 28% टैक्स निकाल लिया, अब वाली इनकम पे 20% टैक्स निकाल लिया, तो अब भी वो 24,000 रुपए ज्यादा देता है, यानी अब वाला टैक्स भी ज्यादा है। तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, तो अब वाले टैक्स में से अगर पहले वाला टैक्स घटा दूंगा तो वो 24,000 आ जाएगा। यहां से जस्ट ए को सॉल्व करोगे तो वो 12 लाख आएगा। ए जो है वो पुरानी इनकम है, नई इनकम पूछी जाती है तो 6 लाख रुपए इसमें जोड़ देंगे। माफी चाहूंगा दोस्त, मैं उसमें 6 लाख नहीं 6 रुपए जोड़ रहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी किसी दो चीजों में कमी या वृद्धि की जाती है और ओवरऑल इफेक्ट आप लोगों से पूछा जाता है तो आप हमेशा या तो रामबाण फॉर्मूले का यूज करेंगे या फिर उस क्वेश्चन को रेशो मेथड से कर सकते हैं। अगर आपके पास परसेंटेज में मिक्स फ्रैक्शन कोई ऐसी दी हुई है जो टेढ़ी मेढ़ी दी हुई है और रामबाण फॉर्मूले से कैलकुलेशन आपको टफ लग रही है, तो आप लोग रेशो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है एक वर्ग की भुजा में 15% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? तो अगर मैं रेशियो मेथड से जाना चाहूं तो वैसे तो ये सीधी सीधी परसेंटेज थी तो रामबाण से इजी हो जाता, लेकिन एक बार फिर भी रेशियो से समझिए दोस्त क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अगर 15% की मैं फ्रैक्शन पूछूं तो क्या 15% की फ्रैक्शन जो है वो 3/20 हो जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी, यानी वर्ग की लंबाई भी 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगी और वर्ग की चौड़ाई भी 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई वर्ग की बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि अगर 400 रुपए पहले 400 जो है वो पहले क्षेत्रफल आता होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो अब क्षेत्रफल कितना आएगा? 529 आएगा क्या 529? तो मेरे दोस्त क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे 129 बढ़ जाएगा। किससे बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे 400 से बढ़ जाएगा। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 4 तिया 12 होगा, 4 दूनी 8 होगा, यानी 32.25% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये तो होता है रेशो मेथड। ये मेथड को हम लोगों को तब लगाना है जब फ्रैक्शन जो बनी है वो बहुत छोटी फ्रैक्शन हम लोगों की बन रही हो। लेकिन अगर यहां जो है सीधी सीधी परसेंटेज आप लोगों को दी हुई है, मिश्रित में परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त आप लोग जो है यहां रामबाण फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जितनी भी 2D फिगर हैं, जितनी भी 2D फिगर जैसे आपके पास आयत दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, कोई सा भी चतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है, तो वहां आप लोग उन्हें 2D में काउंट करते हैं और हर एक 2D फिगर में जो है रामबाण फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। रामबाण फॉर्मूला दोस्त आप लोग ये भी जानते हैं कि होता क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है। अगर कोई चीज बढ़ती है तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, अगर कोई चीज घटती है तो उसे नेगेटिव लेते हैं। तो मेरे दोस्त इसमें 15% की वृद्धि हुई है तो 15 प्लस 15 गुणा 15/100 हो जाएगा। तो आप यहां से देखेंगे दोनों चीजें बढ़ रही हैं, ये 30 हो जाएगा और 225/100 का मतलब होता है 2.25, यानी कि यहां कितना हो जाएगा? 32.25% हो जाएगा, 32.25% हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है, यदि क्षेत्रफल को पहले जितना ही रखना है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। एक आयत आप लोगों के पास है,
अगर 20% की कमी की जाती है, लंबाई में 20% की कमी की जाती है, तो इसका मतलब लेंथ को 5 से 1 घटा के कितना कर दिया होगा, 4 कर दिया होगा। जब भी आपसे क्षेत्रफल समान के लिए कहे कि हमें क्षेत्रफल समान रखना है, अगर क्षेत्रफल एरिया हमें सेम रखना है, तो एक चीज में अगर बढ़ोतरी की गई है तो दूसरी चीज में उसके उल्टे के अनुपात में कमी करनी होगी। अगर यहां देखो कमी हुई है, 5 से लंबाई घट के 4 हो गई है, तो चौड़ाई को हमें बढ़ाना होगा, 4 से 5 करना होगा, तभी जो है हमारा क्षेत्रफल समान आएगा। ठीक है, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, तभी क्षेत्रफल जो है वो समान आएगा। ठीक है भाई, तो अगर मेरी जो लंबाई है वो 5 से 4 हो जाती है, 5 से 4 हो जाती है, तो चौड़ाई को मुझे कितना करना होगा, 4 से 5 करना होगा। तो चौड़ाई को बेटा कितना बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा। किससे बढ़ाना होगा, 4 से बढ़ाना होगा। तो 100 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहां जी 25% चौड़ाई को बढ़ाना होगा। अगर मैंने लंबाई को 20% कम कर दिया है, तो चौड़ाई को मुझे 25% बढ़ाना होगा, तब जाके मेरा जो क्षेत्रफल है वो समान रहने वाला है। महाकाल भक्त मेरे दोस्त, आखिरी वार्निंग है, फालतू बकवास करने के लिए सुबह सुबह क्लास लेके नहीं आता हूं आपकी। मतलब कुछ भी बोले जाते हो आप लोग। तिरंगा लगाने से कोई दिल का अच्छा नहीं हो जाता। पर्सनल नंबर दो, क्यों दूं भाई पर्सनल नंबर, बताओ क्यों दूं? हेल्पलाइन नंबर आपके पास नहीं है, और पर्सनल नंबर मैंने इसी क्लास में आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, तो बहुत मन से पढ़ाने आता हूं, तो इन चीजों पे प्लीज रिक्वेस्ट है, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लो, है ना। बात करनी है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, वो बात करा देंगे मुझे। आपके नंबर मेरे पास आ जाएगा, मैं कॉल कर लूंगा। सब लोगों के पास कॉल करना पॉसिबल भी नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई? तो जब भी आप लोगों को ये कहे कि क्षेत्रफल समान रखना है, क्षेत्रफल समान रखना है, तो लंबाई में अगर बढ़ोतरी की जाती है तो चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी, और लंबाई में अगर कमी की जाती है तो चौड़ाई में आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप मुझे इस क्वेश्चन को बता दीजिए, आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट कि इस क्वेश्चन को दोस्त कैसे करेंगे। आयत और वर्ग का बेसिक जो है वो 2D के अंदर बताऊंगा, अभी केवल इतना ही समझिए। ठीक है, 1/4 कैसे है? कौन सा 1/4 भाई? चौड़ाई को कितना कम किया, चौड़ाई को कितना बढ़ाया है? 4 से 5 किया है। कितनी बढ़ी है चौड़ाई? 1 बढ़ी है। किससे बढ़ी है? 4 से बढ़ी है। तो 100 से कितना? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं बेटा इसकी मुझे भिन्न बता दीजिए, क्या कोई ऐसा है क्लास में जो इसकी मुझे फ्रैक्शन बता पाए? क्या कोई ऐसा है जो इसकी फ्रैक्शन बता पाए? 77.77 की फ्रैक्शन कोई मुझे बता पाए? तो ध्यान से सुनिए, अगर कोई मेरे पास लिखी हुई है 77.77%, तो मैंने आप लोगों से कहा होगा कि ये जो पीछे वाला रिपीट होता है या तो नीचे 3 आने से रिपीट होता है या फिर नीचे 9 आने से रिपीट होता है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 77 सही 7/9% लिख सकता हूं? भाई 7 को 9 से डिवाइड करिए, 9 सत्ते 63, 7 बचेगा, 9 सत्ते 63, 7 बचेगा, 9 सत्ते 63, 7 बचेगा। तो अगर मैं पीछे 7 लाना चाहता हूं तो क्या मुझे यहां 7/9 लिखना होगा? अब आप एक बार मुझे ये बताइए कि इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी। 9 सत्ते 63, 63 को 3 हासिल 6, 9 सत्ते 63, 63 और 6 कितना हो जाएगा? 69। 693 में 7 जोड़ेंगे, क्या ये 700 हो जाएगा? यानी ये जो लिखा हुआ है 700/9% लिखा है, परसेंट को हटाओगे नीचे 100 लिखोगे। तो ये जो फ्रैक्शन आप लोगों के सामने लिखी हुई है, ये जो फ्रैक्शन आप लोगों के सामने लिखी हुई है, क्या ये 7/9 लिखी हुई है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 7/9 लिखी हुई है। अच्छा एक बात बताइए, 7/9 आप लोगों के सामने लिखी हुई है, उसने कहा है आयत की चौड़ाई में इतनी वृद्धि की जाती है। तो अगर मैं किसी भी रेक्टेंगल की ब्रेथ की बात करता हूं, तो अगर चौड़ाई पहले 9 होगी तो 7 बढ़ा के कितनी कर दी होगी? क्या वो 16 कर दी होगी? यानी अगर पहले चौड़ाई 9 रही होगी तो 7 का इंक्रीमेंट करके वो कितनी कर दी होगी? 9 और 7 16 हो जाते हैं।
और उसकी लंबाई में 25% की कमी की जाती है 25% से, तो आप अच्छे से फेमिलियर हो चुके हैं कि 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, यानी 4 से 1 कम करके कमी की जाती है, तो 4 से 1 कम करके 3 कर दी होगी। आप लोग से पूछा है क्षेत्रफल में क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई की गुणा चौड़ाई में करेंगे, तो पहले क्षेत्रफल दोस्त 36 आता, अब क्षेत्रफल जो है वो 48 आएगा। कितना आएगा? अब क्षेत्रफल जो है वो 48 आएगा। अगर यहां भी रेशो निकालना चाहते हैं तो यहां भी रेशो निकाल लीजिए। पहले क्षेत्रफल 3 आता, अब क्षेत्रफल 4 आएगा, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे जी क्षेत्रफल तो 1 बढ़ गया, और क्षेत्रफल बढ़ा किससे है? तो आप कहेंगे 3 से बढ़ गया, तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आंसर जो है वो 33 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। तो जब इस टाइप की परसेंटेज आप लोगों को दी हुई है तो आप इसे जो है वो रेशियो रामबाण फॉर्मूले से मत करना। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा आप लोग जो है वो रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। त्रिभुज है, त्रिभुज भी 2D इमेज होती है और त्रिभुज भी 2D इमेज होती है। गुरुजी फ्रैक्शन निकालना एक बार बता दो। गुरुजी बहुत कोशिश कर चुकी हूं, ना ही याद रहती है ना ही नहीं। बेटा जब भी फ्रैक्शन निकालनी होती है तो बटे में 100 लगा देते हैं। और ये जो आप पूछ रहे हैं कि इसे मैंने 7/9 क्यों लिखा है, तो ये आप सेकंड क्लास देख लीजिए एक बार, सेकंड क्लास में मैंने बता रखा है। ठीक है, यदि एक त्रिभुज के आधार में 18% की वृद्धि की जाती है तथा लंब में 12% की कमी की जाती है, तो भाई कुछ दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे दोस्त। अगर 18% की आप जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है वो 2D इमेज होती है, 18% की वृद्धि की गई है तो पॉजिटिव ले दो, सीधी सीधी परसेंटेज है तो रामबाण फॉर्मूला लगाने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें 12% की कमी करी है तो इसे नेगेटिव ले दो, यहां इसे पॉजिटिव ले दो, दूसरे में कमी की है इसे नेगेटिव ले दो और बटे में 100 कर दो। कर देंगे क्या? आप कहेंगे 18 में से 12 जाएंगे तो 6 बचेगा, प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है। अब यहां देखिए 12 8 96 को 6 हासिल 9, 12 एकम 12 और 9 21 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो है, 2 बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर 6 में से 2.16 में घटाता हूं तो आप क्या कहेंगे? 3.84 बच जाएगा। यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अगर यही चीज नेगेटिव आ रही होती, अगर यही चीज नेगेटिव आ रही होती तो मेरे दोस्त आप लोग इसमें कमी बता रहे होते। एक्चुअल में आपको लोगों को मैं सिंप्लीफिकेशन में एक आवर्त दशमलव नाम का टॉपिक पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैंने नंबर सिस्टम में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि जब कोई चीज जो है वो पॉइंट के बाद जो है वो रिपीट हो रही हो तो उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। और बार लगाने का मतलब होता है जितने के ऊपर बार लगा है उतने 9 नीचे लिख दो। तो क्या आप लोग ऐसे लिख दोगे? तो 11 सत्ते 77 होते हैं, 11 निम्मा 99 होते हैं, इसलिए हम लोग पीछे की बात को लिख देते हैं 7/9। ठीक है, अगर यहां 6/6 6 होता यहां पे तो 66/99 यानी 6/9 यानी कि 2/3 लिख रहे होते, है ना। अगर यहां 8/8 होता तो 88/99 यानी कि 8 जो है वो 9 लिख रहे होते। ठीक है, अगर यहां मान लो यहां 8/8 होता तो फिर हम 8/9 लिख रहे होते। ठीक है, ठीक। हाँ, प्रदीप कुमार साहा जी पिछले 31 मिनट से एक ही बात पूछ रहे हैं जी, कैमरे में कौन सा फिल्टर लगा रखा है? भाई शादी हो चुकी है, शादी करवानी है मेरी है? शादी करवानी है क्या मेरी? प्रदीप कुमार साहा भाई पढ़ ले, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि राहुल सर ने कौन सा फिल्टर लगा रखा था जब वो मैथ पढ़ा रखे थे। पढ़ लो, नहीं तो बाद में रोगे, कभी इको गार्डन जाओगे, कभी कहीं बैठोगे, कभी कहीं बैठोगे, फिर धरने पे की धांधली हुई है ना। आ जाओ यहां। एक वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या आप लोगों को दी हुई है, एक वृत्त की त्रिज्या में 14 सही 2/7% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो आप एक बात मेरे ध्यान से सुनिए, जब भी बात मेरे दोस्त वृत्त की होगी, जब भी बात मेरे दोस्त वृत्त की होगी, जब भी बात मेरे दोस्त सर्किल की होगी, तो थोड़ा सा कुछ पॉइंटों पे ध्यान दीजिए। अगर मैं वृत्त की बात करता हूं, वृत्त में त्रिज्या, यहां आर जो होती है वो त्रिज्या होती है,
डी जो होता है वो मेरे दोस्त क्या होता है, डी जो होता है वो मेरे दोस्त व्यास यानी कि डायमीटर होता है। और यहां 2 पाई आर जो होती है, 2 पाई आर जो होती है वो परिधि होती है, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर जो होता है ये क्षेत्रफल होता है, किसी भी वृत्त का ये क्षेत्रफल यानी एरिया होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, बहुत प्यार से, है ना। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कभी भी इन तीनों को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना, कभी भी इन तीनों में किसी के साथ कोई चेंज किया जाता है, अगर मैं कहूं कि त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया गया है, तो आप बेझिझक होके कह देना कि व्यास भी 20% बढ़ जाएगा और परिधि भी 20% बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है त्रिज्या के, 2 पाई तो कांस्टेंट है। जितनी त्रिज्या में वृद्धि करोगे उतनी ही परिधि में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। अगर मैंने कहा कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया गया, तो आप अपने मन में एकदम ले आना कि व्यास भी 20% बढ़ जाएगा और उसका परिधि भी 20% बढ़ जाएगी। अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा दिया गया, तो व्यास भी 10% घट जाएगा, परिधि भी 10% घट जाएगी। किसी भी वृत्त की परिधि को 25% बढ़ा दिया गया, अगर इसको बढ़ा दिया गया तो ये दोनों भी 25% बढ़ जाएंगे। यानी कंक्लूजन ये निकलता है, इन तीनों में से किसी एक के साथ जो भी आप काम करोगे अन्य दो के साथ वो अपने आप हो जाएगा। अगर इसको 10% बढ़ाओगे तो ये दोनों भी 10% बढ़ जाएंगे, इसको 15% कम करोगे तो ये दोनों भी 15% कम हो जाएंगे, इसको 25% बढ़ाओगे तो ये दोनों भी 25% बढ़ जाएंगे, इसको 40% घटाओगे तो ये दोनों भी 40% घट जाएंगे। यानी किसी एक के साथ बदलाव होगा तो अन्य दो के साथ सेम बदलाव हो जाएगा। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी एक के साथ बदलाव किया और आपसे इसका बदलाव पूछ लिया, इन तीनों में से किसी एक के साथ बदलाव किया और आपसे इसका बदलाव पूछ लिया, तो आप हमेशा जो है वो रामबाण फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप हमेशा जो है वो रामबाण फॉर्मूले का यूज करेंगे या फिर हमेशा आप लोग रेशो मेथड का यूज करेंगे। मेरे दोस्त, अब आप लोगों को बातें थोड़ी सी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर मैं पहले की बात करूं, हाँ देखिए, अगर मैं पहले की बात करूं मेरे दोस्त, एक वृत्त की त्रिज्या में, हाँ हाँ पहले की त्रिज्या की बात करूं, 14 सही 2/7 की वृद्धि की जाती है। तो क्या आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7 होता है क्या? यानी कि अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, त्रिज्या 7 से बढ़ के कितनी हो गई होगी? 8 हो गई होगी। तो अगर त्रिज्या में इतनी वृद्धि की गई है तो व्यास में इतनी वृद्धि हो गई होगी और परिधि में भी इतनी ही वृद्धि हो गई होगी। लेकिन उसने क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है, तो क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आर के स्क्वायर पे चीजें डिपेंड करेंगी। 7 का स्क्वायर करिए, क्या ये क्षेत्रफल आएगा 49? 8 का स्क्वायर करिए, क्या 64 यहां क्षेत्रफल आएगा? यानी पहले क्षेत्रफल 49 आता, अब क्षेत्रफल 64 आएगा। कितना बढ़ा क्षेत्रफल? तो आप कहेंगे जी 49 से बढ़ के 64 हो गया, तो ये 15 बढ़ चुका है। ये 15 जो है ये किससे बढ़ा है? 49 से बढ़ा है। तो 100 से कितना बढ़ जाएगा? ये आप लोगों को सॉल्व करना है। अप्रोक्सीमेशन पे जाइए, यहीं पे अगर थोड़ी देर के लिए इसे 50 मान लोगे तो ये 2 आ जाएगा। 50 दूनी 100 हो जाएगा। 100 2 बार कट गया तो आंसर इस वजह से 30% आ जाएगा। अब ये बताइए मुझे, जब आपने इस वैल्यू को बढ़ाया है, आपने इस वैल्यू को बढ़ाया है, तो ऊपर जो आंसर आया होगा वो कम आया होगा, यानी एक्चुअल आंसर इससे ज्यादा ही होगा। अगर आप अप्रोक्सीमेशन से नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आपको आंसर को ओरिजिनल लाने के लिए बढ़ाना होगा। अगर आप नीचे वाली वैल्यू को घटाते हैं तो आपको आए हुए आंसर में से कम करना होगा, तब ओरिजिनल आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं ये बढ़ाया है तो इस 30 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा, और 30 से थोड़ा सा ज्यादा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 30 से थोड़ा सा ज्यादा जो है ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है भाई,
30 से थोड़ा सा ज्यादा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। गोले में क्या होगा, गोले की बात तो खैर मैं मेंसुरेशन में करूंगा। गोले में बेटा ये होता है तो उसमें क्यूब करना होता है। जहां हमने वर्ग किया है उस केस में यहां 7 का घन जो है वो 343, 8 का घन 512 लिख रहा होता, और यहां मैं वृद्धि देख रहा होता कितनी वृद्धि हुई है। तो सारा कुछ जो है वो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए भाई, इसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें तो बेटा सीधी सीधी वैल्यू दी हुई है। 12% की कमी की जाती है तो लगा दो रामबाण फॉर्मूला, कमी की जाती है तो दोनों जगह माइनस लेना होगा। -12% बटे में 100 हो जाएगा, तो यहां कहेंगे -12 और -12 -24 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 12 144 हो जाएगा, नीचे 2 जीरो है तो 1.44 हो जाएगा। तो -24 में से ये जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 22.56% हो जाएगा। और माइनस इंडिकेट करता है कमी को। माइनस इंडिकेट क्या करता है, माइनस इंडिकेट करता है कमी को, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब ये ताजा फल और सूखे फल वाले थोड़े से क्वेश्चन हैं, इनको एक बार आप लोग देख लीजिए, बड़े शानदार क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को रेशो में भी कराए थे, लेकिन मैं एक बार फिर भी यहां समझा देता हूं, रिकॉल हो जाएंगी चीजें। जब भी हम किसी फल की बात करते हैं तो फल 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो पल्प होता है, एक वाटर होता है, यानी कि गूदा और पानी से मिलके जो है वो फल बना होता है। अगर कोई ताजा फल है तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, अगर कोई सूखा फल है तो उसमें पानी की मात्रा कम होगी, लेकिन गूदे की मात्रा जो है वो कभी भी नहीं बदलेगी। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में केवल गूदे की मात्रा को समान करना होता है, हमें पल्प की मात्रा को समान करना होता है। ठीक है, ताजे और सूखे फल में केवल डिफरेंस जो होता है वो पानी का होता है। ठीक है भाई, देखिए थोड़ा ध्यान से, ताजे फल में 72% पानी है। पहले मैं यहां ताजे फल की बात करता हूं, और यहां जो है मेरे दोस्त मैं सूखे फल की बात करता हूं। यहां ताजे फल की बात करता हूं, यहां सूखे फल की बात करता हूं। इसमें बेटा किस किस चीज से मिलके बना होगा, तो हमारा पल्प से मिलके बना होगा, और यहां जो है ये वाटर से मिलके बना होगा, है ना। अगर 72% पानी है, अगर 72% पानी है तो क्या आप कह सकते हैं कि 28% जो होगा वो पल्प होगा। अगर आप यहां रेशो निकालना चाहते हैं तो 4 7 28 होगा, और 4 से काटेंगे तो 18 बार कट जाएगा। यानी कि अगर 7 बार जो है वो 7 पार्ट जो है वो पल्प है, तो 8 पार्ट कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, पिछला उत्तर गलत है। कौन सा वाला, ये वाला। 24 में से 1.44 जाएंगे, पता नहीं कैसे गलत बता देते हो आप लोग। चलिए, सूखे मेवों में 25% पानी है, 25% पानी है तो 75% पल्प होगा, यानी ये 1 रहा होगा तो ये 3 हो जाएगा, होगा या नहीं। तो मैं अभी कह के आया हूं कि कभी भी गूदे की मात्रा नहीं बदलती है, पल्प जो है वो नहीं बदलता है। तो यहां पल्प कितना है, 7 है, और यहां पल्प कितना है, 3 है, तो ये तो बराबर होना चाहिए था। तो मेरे दोस्त यहां 3 की गुणा कर लो, यहां 7 की गुणा कर लो, तो क्या यहां भी 21 हो चुका है, यहां भी 21 हो चुका है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, बराबर हो चुके हैं। तो 3 की गुणा यहां करिए तो रेशो समान करने के लिए 3 की गुणा यहां होगी, और 7 की गुणा दोस्त यहां हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं अब देखूं कि ताजा फल कितना था मेरे दोस्त, तो 21 ये है और 54 ये है। 54 और 21 कितना हो जाएगा, 54 और 21 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप लोग कहेंगे मेरे पास जो है वो 75 यूनिट ताजा फल है। उसने कहा है ताजा फल जो है वो 150 ग्राम है, 150 किलोग्राम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 किलोग्राम। तो बेटा इसमें कितना, सूखे फल कितने बन रहे हैं, 21 और 7 28 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 2 तो 28 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 150 किलो ताजे फल से 56 किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। 150 किलो ताजे फल से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं, तो आप कहोगे 56 किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को दोस्त आप लोगों को खुद करना होगा, ताजे फल सूखे फल वाला क्वेश्चन है, खुद करना होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अपने पास से क्वेश्चन डिजाइन करें। कोई वैल्यू आप लोगों को सुनी सुनाई नहीं लगेगी, कोई वैल्यू जो है वो सुनी सुनाई नहीं लगेगी।
देखिए भाई, अब जो है कुछ क्वेश्चंस यूपीएसआई के करा देता हूं, उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हमें करने चाहिए वो हम लोग कर रहे होंगे आप लोगों की ट्यूसडे की क्लास में, है ना। तो जल्दी से बताइए, फिर से बता देता हूं, मंडे में क्लास नहीं होगी, उस चीज का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। कभी आप लोग परेशान हो कि क्यों क्लास नहीं हो रही है, तो मंडे में जो है वो हॉस्पिटल जाऊंगा इसलिए क्लास नहीं होगी, ठीक है। बताइए फटाफट। ये पूछा गया है यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 में, यानी लास्ट एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है। इफ 20% ऑफ 320 इज लेस देन 40% ऑफ 460 फाइंड एक्स, यानी कितने परसेंट कम है। यदि 320 का 20% जो है वो 460 के 40% से कितना कम है ये पूछ रहा है। तो 320 का 20% कैसे निकालेंगे भाई, 20% जो है वो ऐसे निकालेंगे, क्या 64 है 20%, 320 का 20% जो होगा वो 64 होगा। अगर मैं 460 का 40% निकालना चाहता हूं तो आप कहेंगे भैया 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18 हो जाएगा, ये आ जाएगा। उसने कहा इससे कितना परसेंट कम है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। इससे कितना नहीं, परसेंट में नहीं पूछ रहा है, एक्स कम है, एक्स कम है तो वो परसेंट में आपसे आंसर नहीं चाहता है, एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है। यानी ये वाली वैल्यू जो है इससे कितना कम है, ये वाली वैल्यू जो है इससे कितना कम है। तो देख लो ना, 4 में से 4 गए 0, 18 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 120 कम है, परसेंट में नहीं पूछा, यहां लिखा होता एक्स परसेंट कम है, तब हम लोग परसेंट में आंसर निकाल रहे होते, ठीक है। ठीक है भाई, तो 120 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को शुरुआत में ही करा चुका हूं, 2017 में आप लोगों से पूछा गया है। एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बजाय 8/3 से गुणा करने के बदले एक छात्र ने 8/3 से विभाजित कर दिया। अगर विभाजित 8/3 से किया है तो इसका मतलब गुणा जो है वो 3/8 से कर दिया होगा। अगर किसी भी संख्या को 8/3 से विभाजित किया जाता है, अगर किसी भी संख्या, मान लो मेरे पास संख्या a है, इसको 8/3 से विभाजित, 8 बटा इसका ऊपर 3 से विभाजित किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि संख्या को 3/8 से गुणा किया होगा। यानी कहने का मतलब, सर प्लीज मंडे को क्लास ले लीजिए। सर भाई मैं मना किया है कि आज सैटरडे में इसलिए क्लास ली है क्योंकि मंडे में मुझे हॉस्पिटल जाना है। आप फिर भी मंडे को क्लास ले लीजिए, कोई मजे में थोड़ी ना छोड़ रहा हूं क्लास को। चलिए, कहने का मतलब है उस व्यक्ति से कहा गया था कि आपको किसी संख्या की गुणा जो है, इस संख्या की गुणा जो है वो 8/3 में करनी है। उस व्यक्ति ने उस संख्या की गुणा जो है वो 3/8 में कर दी, 8/3 से विभाजित कर दिया। दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को इन दोनों का एलसीएम से गुणा करनी होती है। 3 और 8 का एलसीएम 24 आएगा। तो मैंने मान लिया उस व्यक्ति ने 24 से गुणा करने के लिए कहा था कि 24 की गुणा करिए 8/3 में। मैंने 24 की गुणा कर दी 3/8 में। ठीक है भाई, तो आंसर आना कितना चाहिए था? सही आंसर 64 आना चाहिए था, लेकिन मेरा आंसर कितना आया है? तो आप कहेंगे मेरा आंसर 9 आया है। मेरा आंसर 9 आया है। तो क्वेश्चन ने कहा है त्रुटि का प्रतिशत कितना होगा। तो मेरे दोस्त कितना कम आया है? तो आप कहेंगे जी 55 कम आया है। किससे कम आया है? तो आप कहेंगे जी 64 से कम आया है। तो 100 से कितना हो जाएगा? आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। आप एक चीज सोचिए कि लगभग लगभग नजदीक है, ये 64 है, ये 55 है, लगभग लगभग नजदीक है, तो 100 के नजदीक ही आंसर आ रहा होगा। 100 के नजदीक ही आंसर आ रहा होगा। तो 100 के नजदीक ना तो ये है ना ये है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। फिर भी अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लीजिए। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं, वो 2021 में भी पूछे गए हैं। 4 से काटिए 25 बार कटेगा, 4 से काटिए 16 बार कटेगा, मत काटिए। 25 पंजे 125 को 5 हासिल लगे 12, 25 पंजे 125 और 12 37 हो जाएंगे। बटे में 16 हो जाएगा। 16 पंजे 80 होता है, 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। ये आ गया 8 बार। 8 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है 2021 में आप लोगों से पूछा गया है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सबके आगे, ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे आराम से। ये 3400 लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, इसका 75% निकालना है यानी 75/100 करना है। फिर के लिखा है 30/100 करना है, और फिर 40% निकालना है इसका, और फिर इसका 20% निकालना है। तो मेरे दोस्त इन क्वेश्चंस को तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर दोगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 20 पंजे 100 होगा, 5 से काटोगे 15 बार कट जाएगा, है ना भाई। अब आप देखिए 4 से काटोगे 25 बार कटेगा। 5 तिया कितने होते हैं, 5 तिया 15 होते हैं, और 5 पंजे 25 होते हैं। अब ऊपर देख लीजिए क्या बचेगा, यहां तो कट चुका है। 3 तिया 9, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 तिया 27 और 3 30 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करना है, नीचे 5 है, 5 अंक 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 61.2 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 61.2 आ जाएगा, 85.9। हाँ ठीक है, 85.9 आएगा। सर सवाल देखिए एक बार भाई, वही देखा है, उसने डिवाइड कर दिया है, गुणा करने के बजाय उसने डिवाइड कर दिया है 8/3 से। तो 8/3 से डिवाइड करने का मतलब है उसने गुणा कर दी है 3/8 से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है भाई क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि व्हाट % ऑफ द नंबर, संख्या 7 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 125 की 8 में गुणा करेंगे 1000 होगा। तो उसने कहा है संख्या 50 जो है वो 1000 का कितना प्रतिशत है। देख रहे हो, ये 2017 में आप लोगों से पूछा गया, संख्या 50 जो है 1000 का कितना प्रतिशत है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 5% है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्या ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, देखिए थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त कि राकेश अपनी मासिक आय का 10% जो है वो घरेलू खर्च पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है। मेरे दोस्त कहीं भी इन परसेंटेज के बीच में जो है यहां से लेके यहां तक जो है वो शेष नहीं लगा हुआ है, और मैंने बताया होगा जब तक शेष ना लगा हो तब तक सारे प्रतिशत को जोड़ दो। 10% उसने घरेलू खर्चों पर खर्च कर दिया, 20% पुस्तकों पर खर्च कर दिया, तो 10 और 20 को जोड़ा तो 30% खर्च हो चुका है। 25% कपड़ों पर खर्च कर दिया, 30 और 25 55% खर्च कर चुका है। तो शेष कितना बचा होगा, टोटल इनकम का 45% शेष बचा होगा। भाई अगर मैं टोटल इनकम में से 55% खर्च कर चुका हूं तो क्या 55% की बचत करता हूं, तो गिनती करने पर उसे पता चलता है कि उसके पास अंत में इतने रुपए बचते हैं, यानी कि 45% की वैल्यू, 55% की जो वैल्यू आप लोगों को दी हुई है वो 16,083 रुपए दी हुई है। भाई इन सब के बाद देखो, अच्छा 45 बचते हैं, 10 और 20 30, 30 और 25 55% खर्च कर चुका हूं, तो 45% मेरे पास शेष बचते हैं। और वो कह रहा है कि शेष जो बचते हैं वो 16,083 रुपए शेष बचते हैं, इतना ही तो बोला। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू जो है वो 16,083/45 हो जाएगी। होगी या नहीं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मासिक आय कितनी है, वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आप देखिए 5 से काटिए 20 बार, 5 से काटिए 9 बार, 9 एकम 9 होगा, 7 बचेंगे, 9 सत्ते 63, 7 बचेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। होगा या नहीं। तो आप यहां से देख सकते हैं 7 दूनी 14, पीछे 40 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी।
पीछे 40 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। 10% यहां खर्चा, 20% यहां, 25% यहां, तो 10 और 20, 30 और 25, 55% खर्च कर दिया, तो बचा तो 45% होगा। वो कह रहा है जी इतना बचता है, तो 45% की वैल्यू ये है, तो 100% की कितनी होगी? क्योंकि उसने टोटल इनकम आपसे पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास ये रहा 14 नवंबर 2021 का क्वेश्चन। ध्यान से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना चाह रहा है 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं। तो अगर एक बात यहीं से बताइए, अगर 55% लड़के हैं तो क्या 45% जो है वो लड़कियां हो जाएंगी? 45% लड़कियां हो जाएंगी। 55% लड़के तो 45% लड़कियां होंगी। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की भाई क्या है बताओ मुझे, इसमें क्या दे रखा है जो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई है? राकेश अपनी मासिक आय का इतना यहां खर्च कर देता है, इतना पुस्तकों पर, इतना कपड़ों पर, तो टोटल कितना खर्च कर चुका है? 55%। उसने कहा है जब उसने काउंटिंग करी तो उसने शेष को उसने बचत के रूप में पाया, और मेरे पास शेष कितनी है? 45% बचे। भाई टोटल तो 100% होती है, उसमें से 55% खर्च कर चुका हूं, तो 45% ही बची होगी। वो कह रहा है जी उसके पास इतनी बचती है। तो क्या 45% की वैल्यू 16,083 आप लोगों को दी हुई है, तो 1% की वैल्यू ये, तो उसने टोटल इनकम पूछी है, तो टोटल इनकम 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। एग्जैक्ट संख्या पूछ रहा है, तो हमें इस वैल्यू के साथ ही आगे बढ़ना होगा। जब एग्जैक्ट संख्या पूछता है तो हमें इनिशियल वैल्यू के साथ ही आगे बढ़ना होगा। तो अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि भाई 25,000 टोटल छात्र हैं, तो इसमें से जो है वो आप लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए, 45% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो आप कहेंगे 25 25 पंजे 125 को 5 हासिल लगे 12, 25 चौका 100 और 12 112 हो जाएंगे। होंगे क्या? अगर 25,000 में से 11,250 जो है ये लड़कियां हो चुकी हैं मेरे दोस्त, तो लड़के कितने हो जाएंगे? तो आप यहां से निकाल लीजिए। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 24 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो लड़कों की संख्या जो हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना मेरे दोस्त। भाई टोटल तो 25,000 है, उसमें से 45% लड़कियां हैं, तो जब मैंने इसका 45% निकाला तो 11,250 आ गया। तो अगर मैं इसमें से 11,250 को घटा दूंगा तो बाकी बचे कुछ तो लड़के आ जाएंगे। उसने कहा है भाई साहब 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो फेल, उसने कहा पास होने वाले की संख्या बताइए। अगर 30% लड़कियां फेल हो रही हैं तो क्या आप कह देंगे कि 70% पास हो रही हैं? अगर 30% फेल हो रही है तो क्या आप कह देंगे कि 70% पास हो रहे हैं? तो पास होने वाली लड़कियां जो आएंगी वो 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 को 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 एकम 7, यानी 7875 लड़कियां पास हो चुकी होंगी। अगर 50% लड़के फेल हो रहे हैं तो 50% ही पास हो रहे होंगे, तो इसका आधा, 2 छिक्का 12, 12 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी 6875 जो है वो लड़के पास हो रहे होंगे। उसने कहा भाई साहब टोटल कितने पास हो जाएंगे? 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, ठीक है, 7 7 14 15 को 5 हासिल 1, 8 8 16 17 को 7 हासिल 1, 14,750 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14,750 हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 14,750, बिल्कुल सिंपल सा था। क्वेश्चन जैसा कहता जा रहा है वैसा आप लोगों को करते चले जाना है। देखिए मेरे दोस्त क्या कहना चाह रहा है। यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 में आप लोगों से पूछा है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है राजा अपनी बचत का 29% वृद्धाश्रम को, बचत का 30% अनाथालय को और बचत का 17% चिकित्सा सहायता संस्थानों को दान करता है। जो टोटल बचत है उसकी सेविंग है उसका 29% तो वृद्धाश्रम में दे देता है
उसी का 30% जो है वो बच्चे अनाथालय में दे देता है और उसी बचत का 17% जो है वो चिकित्सा सहायता संस्थानों को दान करता है। यानी कि अगर मैंने उसकी बचत को टोटल 100% मान लिया, मतलब उसके पास टोटल बचत 100% है, तो मेरे दोस्त 29% यहां दे चुका है, 30% यहां, 17% यहां, तो क्या तीनों को जोड़ लेंगे कि उसका टोटल उसके पास से कितनी रकम जा चुकी है? तो 29 और 30 59 हो जाएगा, 59 और 17 जो है वो 76 हो जाएगा। यानी उसकी बचत का 76% जो है वो दान कर चुका है। उसकी बचत, जितनी भी उसकी बचत थी, क्या अपनी बचत का 76% जो है वो दान कर चुका है। यानी उसकी बचत का 24% जो है अभी भी बचा हुआ होगा। अगर अपनी बचत का 76% वो दान कर चुका है तो अपनी बचत का 24% जो है अभी बचा हुआ होगा। उसने कहा बचत की ₹7200 की राशि बैंक में जमा की गई, राजा का वेतन ज्ञात करें यदि वेतन का 50% उसकी बचत की राशि है। उसने कहा जो बचे हुए ₹7200 थे वो बैंक में जमा किए गए। मेरे हिसाब से बच कितने रहे हैं? 24%। 24% बच रहे हैं। वो कह रहा है बचते जो है वो ₹7200 बचते हैं, वो बैंक में जमा कर दिए। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 या 72, क्या 1% की वैल्यू जो है वो 300 हो जाएगी। तो टोटल बचत में आप लोगों से पूछूं तो टोटल बचत जो है वो 100% है, तो क्या बचत जो है उसकी 30,000 हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त उसने बचत के बारे में नहीं पूछा है, उसने कहा है उसकी इनकम कितनी होगी। तो इनकम तो हमें तब पता लगे जब हमारे पास खर्चे भी मौजूद हों। उसने कहा है भाई साहब जो उसकी बचत है ना वो उसकी इनकम की 50% है। यानी 50% मतलब आधी बचत होती है इनकम की और आधी वो खर्च कर देता है। तो आधी बचत मतलब 30,000 बचत हो रही है, 30,000 अगर बचत हो रही है तो 50% खर्च कर देता होगा, 30,000 ही खर्च कर देता होगा। भाई 50% मतलब आधा आधा, 50% बचत, 50% टोटल, तो इनकम 100% होती है। तो उसमें से 50% अगर मैं बचा रहा हूं तो 50% ही खर्च कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब है जितने बचा रहा हूं उतने ही खर्च कर रहा हूंगा। तो अगर मेरी बचत की राशि 30,000 है तो खर्चा भी मेरा 30,000 होगा और दोनों को मिलाऊंगा तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? 60,000 हो जाएगी। अगर मैं दोनों को मिलाऊंगा तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? 60,000 हो जाएगी। तो ये आप लोगों से पूछा है। 24% खर्च है ना भैया जी? नहीं बेटा खर्च नहीं है, बचत का 29%। बचत का 29% मैंने दान में दे दिया, जो मेरी बचत थी वो मैंने वृद्धाश्रम में दे दिया, 30% मैंने अनाथालय में दे दिया, 17% मैंने चिकित्सा सहायता में दे दिया। तो क्या मैं अपनी बचत का सेविंग का 76% दे चुका हूं? क्या मेरी बचत का 24% अभी बचा होगा? अगर मेरी बचत का 24% बचा है तो मेरी बचत 100% यानी मेरी बचत जो है वो 30,000 की होगी। वो कह रहा है कि राजा का वेतन ज्ञात करें यदि वेतन का 50% उसकी बचत है, यानी वेतन के 50% की वैल्यू 30,000 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000 हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नवीन सर की क्लास है क्या? एक बार मुझे बताएंगे, कोई दोस्त देख के बताएंगे क्या नवीन सर की क्लास है आज? मेरे पास तो अभी यहां फोन नहीं है बेटा। 50% ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो उसने कहा है वेतन, यदि वेतन का 50% उसकी बचत है, वेतन का 50%, वेतन का 50% मतलब 1/2 उसकी बचत है और बचत कितनी है? 30,000 है। तो बेटा ये 2 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो वेतन कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्त, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कल मेरा एग्जाम है दिल्ली पुलिस का। मतलब बहकाना चाहा भी तो किसे बहकाना चाहा, बहकाना चाहा भी तो किसे बहकाना चाहा। कल मेरा एग्जाम है, कल तो संडे है मेरे दोस्त, और ऑनलाइन एग्जाम संडे में नहीं होता है। दिल्ली पुलिस का तो नहीं है कम से कम संडे में। चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्चों पर, 15% किताबों पर, 20% कपड़ों पर खर्च करता है। तो भाई साहब मासिक आय इनकम का, यानी इनकम का 10% अपने खर्चे पर, 15% किताबों पर, 20% कपड़ों पर, तो टोटल कितना कर दिया खर्च, 15 और 10 25 और 20 45%, और बाकी बचाता है, यानी अपनी इनकम का 55% वो बचा रहा है। यही तो कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। 10% तो घरेलू खर्च पे खर्च कर दिया, 15% किताबों पर, 15 और 10 25 और 20 45% खर्च कर चुका है। ठीक है, उसने कहा बाकी बचता है। हिसाब लगाने पर उसे पता चला कि उसने आखिरकार 19,569 रुपए की बचत की, यानी 55% की वैल्यू जो है 19,569 दी हुई है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19,569 बटे 55 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने पूछा है उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त इसे सॉल्व कर देना। 11 एकम 11 होगा, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77 होगा, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77 होगा, 9 बचेगा, और 11 निम्मा 99 होगा, 11 पंजे 55 होगा, 5 दूनी 10 होगा, तो 9 दूनी 18 होगा। पीछे 80 किस में है, सब में है। 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 को 5 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 को 5 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 35,580 जो है उसकी टोटल इनकम हो जाएगी। 35,580 जो है वो इसकी टोटल इनकम हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपका एक वैन आरेख का क्वेश्चन बच रहा है। वैन आरेख वाला, इतने % लोगों को कॉफी पसंद है, इतने % लोगों को चाय पसंद है, इतने % लोगों को दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है। तो वो टाइप जो है वो बिल्कुल सेपरेट रखना भी है ना। मैंने अभी चैप्टर खत्म की घोषणा नहीं की है। ठीक है, दूसरा वो क्वेश्चन देखे होंगे कि सेक्शन ए में इतने % पास हो गए, सेक्शन बी में इतने % पास हो गए, दोनों में इतने फेल हो गए, तो बताइए दोनों में पास होने वालों का प्रतिशत क्या है। तो इसमें ये मेरे हिसाब से 20-25 मिनट का मेरे लिए टॉपिक है। उस टॉपिक को बिल्कुल शानदार तरीके से अलग से कराऊंगा। ठीक है, देखिए जॉर्ज ने एक नया भूखंड खरीदा जिस पर तत्काल बाड़ा लगाया जाना है। इस कारण आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई और साथ ही चौड़ाई भी 11% कम हो जाती है। तो भाई देखना, मतलब एक कह रहा जी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, ये इतने नीले अक्षरों में इसलिए लिखवाया जिससे कि आप लोगों को ज्यादा दिखे, है ना। अगर चाहता तो ब्लैक में भी लिखवा लेता जो आपको दिखाई ना देता, लेकिन नीला लिखवाने का पर्पस केवल इतना सा है कि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अच्छा कल एग्जाम होगा तो फिर मुझे ध्यान नहीं है, मतलब संडे में जो है वो ऑनलाइन कंपनियां कराती नहीं है एग्जाम, इसलिए मैंने बोला, हो सकता है हो। ठीक है, फिर तो सॉरी ही कहना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चे, जिसका भी कल एग्जाम है, बहुत 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 अच्छा आप लोगों का एग्जाम जाए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो इसने बस केवल लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया है, लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया है मेरे दोस्त। चौड़ाई 11%, लंबाई चाहे रामबाण फॉर्मूला लगा लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये क्या है, ये तो सीधी सी आप लोगों को फ्रैक्शन दी हुई है, परसेंटेज दी हुई है। तो 11% कम लंबाई हुई, 11% कम चौड़ाई हुई, 11% कम लंबाई हुई, 11% कम चौड़ाई हुई, बटे में 100 हो जाएगा। 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यहां प्लस का आएगा। 11 11 121 बटे 100 मतलब 1.21 आ जाएगा। तो 22 में से 1 जाएगा तो 21, यहां 20.79 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20.79 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में जो कमी आएगी वो 20.79% की कमी आएगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कराने को तो दोस्त मैं अब भी करा दूं, कराने को तो मैं अब भी करा दूं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा। 15 से 20 मिनट 25 मिनट जो है वो इसी टॉपिक में चाहिए।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो छोड़ लीजिए, मंगल तक छोड़ लीजिए, मंगल में इस टॉपिक को आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में इतने %, सेक्शन बी में 55% पास हुए हैं, जबकि दोनों सेक्शनों में 10% फेल हुए हैं। यदि 595 छात्र दोनों सेक्शनों में पास हुए हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या क्या है? अगर आप चाहते हैं केवल इसी क्वेश्चन को करा दूं तो मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा, लेकिन अगर डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं कि इसके जैसे और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, उन पर बात करना चाहते हैं, तो मुझे 20 से 25 मिनट दोस्त लगेंगे। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बताइए, क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आएगी? ये क्या कहना चाह रहा है? राकेश अपनी मासिक आय का 15% अपने घरेलू खर्चों पर, 20% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। गणना करने पर उसे पता चलता है। भाई ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने कराया है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने कराया है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूं। आप ये कहना कि 20वां क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, तो बच्चे ये टॉपिक सेपरेट टॉपिक है जिसका नाम होगा वेन आरेख, जिसका नाम होगा दोस्त वेन आरेख, है ना, तो उसमें करा दूंगा। बाकी अगर आप ये चाहते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लो, डिटेल में मैं जो कराऊंगा, डिटेल में 20-25 मिनट का टॉपिक उसे अलग से पढ़ा दूंगा। ध्यान से सुनिए, एक प्रतियोगी परीक्षा में यानी एक कंपटीशन एग्जाम होता है, उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है। सेक्शन ए में जो है वो 70% जो है विद्यार्थी पास हो जाते हैं, पास, उत्तीर्ण मतलब पास। सेक्शन बी में जो है वो 55% विद्यार्थी पास होते हैं। अगर दोनों को मिला के यहां पास वाला दिया होता तो क्वेश्चन हो जाता छुटकू भरसा, क्वेश्चन जो है वो छुटकू भरसा हो जाता। लेकिन उसने कहा है जबकि दोनों सेक्शन में यहां 10% फेल हुए हैं। यहां दोनों जगह जो ब्यौरा दिया हुआ है वो पास के बारे में ब्यौरा दिया हुआ है। अगर दोनों को मिला के यहां भी पास दिया होता तो मैं डायरेक्टली इसे एक ही इमेज में खत्म कर देता। ये जो होता है ये दोनों का कॉमन एरिया होता है, ये सेपरेट ए का होता है, ये सेपरेट बी का एरिया होता है, ये ए और बी का कंबाइन होता है, ये ए और बी का कंबाइन होता है, और ये दोनों का जॉइंट होता है। तो ये सारी बातें जब वेन आरेख पूरा पढ़ाऊंगा 20-25 मिनट, तब आपको एक एक बात दोस्त बता के चलूंगा। अभी आप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, 3-4 क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं, सारे कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं बेटा ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। हाँ, रामबाण कब लगेगा पता ही नहीं चला सर, इसको दिमाग में बैठा हो सर कैसे भी करके, बाकी सब समझ आया। बेटा रामबाण वहां लगाना जहां सीधी सीधी परसेंटेज दी हो और 2 चीजों के बारे में कहा गया हो, उन दोनों चीजों की वजह से ओवरऑल इफेक्ट आप लोगों से पूछा गया हो। जैसे आयत में लंबाई और चौड़ाई के बारे में कहा गया हो, क्षेत्रफल आपसे पूछा हो, आपसे वृत्त में क्षेत्रफल पूछा हो, रेडियस के बारे में कहा गया हो, रेडियस मतलब r², वहां 2 बार r का यूज करना होगा। त्रिभुज का एरिया पर इफेक्ट आपसे पूछा गया हो और आधार और ऊंचाई के बारे में आप लोगों से कहा गया हो। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिए, अगर ये 10% जो है ये फेल हुए हैं दोनों सेक्शन में, दोनों खंड में, दोनों सेक्शन में फेल हुए हैं, तो 90% लोग ऐसे होंगे जो कम दोनों सेक्शन में तो फेल नहीं हुए होंगे। भाई अगर 10% लोग जो है वो दोनों सेक्शन में फेल हुए हैं, दोनों सेक्शन ए में भी सेक्शन बी में भी, तो 90% लोग ऐसे होंगे जो दोनों में तो फेल नहीं हुए होंगे, यानी कम से कम वो एक में तो पास होंगे, कम से कम वो एक में तो पास होंगे। उनके साथ दोनों वर्ड नहीं जुड़े हुए होंगे, दोनों में ये फेल है ऐसे नहीं जुड़े होंगे। 90% लोग ऐसे होंगे जो एक में भी पास हो सकते हैं और दोनों में भी पास हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बच्चा इस वर्ड को समझिए। उसने कहा है दोनों सेक्शन में 10% फेल हुए हैं, यानी दोनों सेक्शन में 10% फेल हुए हैं, तो 90% दोनों सेक्शन में फेल नहीं हुए हैं। वो हो सकता है एक में फेल हुए हो, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल नहीं हुए हैं।
तो मैं कह सकता हूं 90% लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में तो पास हुए हैं। क्या ये बात दिमाग में बैठ गई? तो आप कहेंगे जी बैठ गई। अच्छा एक बात बताइए, इसने कहा है 70% लोग ए में पास होते हैं, 70% लोग पहले खंड को पास करते हैं, 55% लोग दूसरे खंड को पार करते हैं। तो मेरे दोस्त अगर मैं टोटल देखूं यहां तो दोनों को जोड़ूं तो क्या ये लोग 125% बैठ रहे हैं? क्या ये दोनों लोग मिला के 125% बैठ रहे हैं? लेकिन बात हमें केवल 90% की करनी है। अगर मैं ये कहूं कि टोटल लोग 125 बैठ रहे हैं और बात हमें 90% की करनी है, तो क्या ये जो 35% लोग आए होंगे ये कॉमन होंगे, यानी ये ए में भी पास होंगे, उनकी गिनती बी में भी होगी। तो दोनों जगह मैंने जोड़ दिया उनको, इसलिए आने तो चाहिए थे 90%, लेकिन आए कितने हैं? 125%। तो दोनों तरफ जुड़ने वाले लोग कितने हो जाएंगे? 35% हो जाएंगे। यानी दोनों तरफ जुड़ने वाले लोगों की संख्या, दोनों विषय में दोनों खंड में पास होने वालों की संख्या 35% आ जाएगी। उसने कहा है दोनों सेक्शन में पास होने वाले विद्यार्थी 595 उसने दिए हुए हैं। तो 35% की वैल्यू 595 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या 1% की वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी। तो मेरे दोस्त उसने कहा है परीक्षा में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवार कितने हैं? तो वो मेरे दोस्त 100% है, वो 100% है। काटा पीटी मचाओ, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, 7 से काटोगे 17 बार कटेगा। क्या ये जवाब जो है वो 1700 आ जाएगा? तो टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे? 1700 आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर यहां उसने इतनी दिक्कत ना होती हम लोगों को, अगर वो कह देता 10% लोग दोनों विषय में पास हुए हैं, तो मुझे कोई समस्या ही नहीं थी, मुझे कोई समस्या ही नहीं थी। फिर तो मैं आराम से क्वेश्चन को कर लेता, यहां भी पास है, यहां भी पास है और यहां भी पास दे देता। तो भाई साहब क्वेश्चन जो है वो केवल एक गोले का होता, एक गोले का, है ना। लेकिन अगर उसने यहां दोनों जगह पास देके और यहां फेल दे दिया है, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। इस बात का मतलब समझ लीजिए, बस मैं बार बार इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यही चीज जो है इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है। उसने कहा दोनों सेक्शनों में 10% फेल हुए, यानी कोई एक पेपर है उसमें दोनों सेक्शन में 90% 10% फेल हुए, तो 90% दोनों में तो फेल नहीं हुए होंगे। 90% लोगों के साथ दोनों में तो फेल नहीं जुड़ा होगा। एक में फेल हो सकते हैं, मैं मान सकता हूं, लेकिन दोनों में फेल नहीं हुए होंगे। अच्छा, दोनों में फेल नहीं हुए होंगे, इसे दूसरे शब्दों में कैसे कह सकता हूं? यानी कम से कम एक में तो वो पास होंगे, तभी तो दोनों में फेल नहीं हुए होंगे। यानी ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। ये एक में भी पास हो सकते हैं और ये दोनों में भी पास हो सकते हैं। दोस्त मेरे, उसने कहा है ए में पास होने वाले 70% लोग हैं, बी में पास होने वाले 55% लोग हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो दोनों में पास हुए होंगे। जब मैंने टोटल को मिलाया तो टोटल 125% बैठा भाई, लेकिन हमारे हिसाब से टोटल लोग जो है वो 90% होने चाहिए। तो 125 में से जब मैंने 90 को घटा के देखा तो 35% लोग फालतू गिने जा रहे थे। फालतू गिने जाने का जस्ट इतना सा रीजन है कि वो इसमें भी काउंट हुए होंगे, वो इसमें भी काउंट हुए होंगे। जैसे अगर मान लो मेरे पास 10 लोग हैं, ये ए है, ये बी है। ए में जो पास होते हैं वो 7 लोग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बी में जो पास होते हैं वो 8 लोग पास होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या मेरे हिसाब से 7 लोग यहां पास हो रहे हैं, मेरे हिसाब से 8 लोग यहां पास हो रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये तो 15 लोग बैठ रहे हैं, 15 लोग बैठ रहे हैं, लेकिन टोटल लोग 10 हैं। तो 15 में से 10 गया, 5 लोग ऐसे हैं जो इसमें भी पास हो रहे हैं, इसमें भी पास हो रहे हैं। मैंने दोनों जगह उनको काउंट कर लिया है। यानी ये
पांच लोग जो हैं, ये पांच लोग ऐसे हैं जो इसमें भी काउंट हो रहे हैं, इसमें भी काउंट हो रहे हैं, तो वो जो है संख्या आएगी वो दोनों में पास होने वालों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, हाँ। अभी इसके जैसा मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं मेरे दोस्त, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, आएगा बेटा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे चुका हूं, 12,565 की बचत करते हैं, ये क्वेश्चन दे चुका हूं। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, 27,000 लोग हैं, उसमें से 75% लड़के हैं, तो 25% जो है वो लड़कियां हो जाएंगी। 50% लड़कियां और 70% लड़के परीक्षा में फेल हुए, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। अभी जो है मैं इस जो PDF है इसको मैं डलवा दूंगा, इसके क्वेश्चन से जरूर आप लोग लगा लेना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन उसके जैसा करा देता हूं, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। बताऊंगा भाई, बताऊंगा, मैंने तभी तो 20-25 मिनट अलग से मांगे, पूरा डिस्क्राइब करूंगा फिर उस वैन आरेख को, है ना, मना थोड़ी ना कर रहा हूं, बस मैंने वो क्वेश्चन करा है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, 5-7 शिफ्टों में पूछा गया था। यही सेम क्वेश्चन जो है वैल्यू चेंज कर करके जो है वो कम से कम 6-7 शिफ्टों में आप लोगों से पूछा गया है। सुनिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार जो है वो पास हुए हैं। ए में कितने हुए हैं? 66% उम्मीदवार पास हुए हैं, बहुत सही। सेक्शन बी में 74% उम्मीदवार पास हुए हैं, सेक्शन बी में 74% उम्मीदवार पास हुए हैं, जबकि दोनों सेक्शनों में 5% उम्मीदवार फेल हुए हैं। फिर से वही कहानी भाई, यहां भी पास दिया हुआ था, यहां भी पास दिया हुआ है, यहां जो है ये फेल दे दिया। अगर 5% दोनों में फेल हुए हैं, दोनों में फेल हुए हैं, तो 95% तो दोनों में फेल नहीं हुए होंगे। 95% तो दोनों में फेल नहीं हुए होंगे, ये बात आप दिमाग में सेट कर लो भाई। 95% दोनों में फेल नहीं हुए होंगे। 95% अगर दोनों में फेल नहीं हुए होंगे तो इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि 95% कम से कम एक में तो पास होंगे। भाई दोनों में फेल ना होने का मतलब क्या है? दोनों में फेल वो तब नहीं होंगे, कम से कम एक में तो वो पास होंगे। हो सकता है दोनों में भी पास हो, मतलब कि हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इतने % लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, इतने % लोगों के बारे में हमें बात करनी है। 5% को हमने साइड कर दिया, 95% लोग वो होंगे जो या तो एक विषय में पास होंगे या फिर दोनों विषय में पास होंगे, यानी कुल मिला के बात जो है वो 95% की होनी है। ठीक है, अब जब मैंने यहां काउंटिंग देखी कि भाई वो बता रहा है कि ए में तो 66% पास हो रहे हैं, बी में 74% पास हो रहे हैं, जब मैंने यहां जोड़ा तो मैंने पाया कि 140% का हिसाब किताब आ रहा है। भाई कहां से आ गया ये 140%? बात तो 95% की होनी थी, बात तो 95% की होनी थी, यानी कि मेरे दोस्त 45% लोग ऐसे हैं, 140 में से 95 जाएगा, 45% लोग ऐसे हैं जिनको मैं दोनों जगह काउंट कर चुका हूं, तभी तो काउंटिंग फालतू आई है। हमारी काउंटिंग बैठनी तो 95 चाहिए थी, लेकिन बैठ कितनी गई? 140 बैठ गई, यानी कि 45% लोग ऐसे हैं जिनको मैं दोनों जगह काउंट कर चुका हूं। तो आपने कहा जी वो तो ये कह रहा है कि दोनों सेक्शनों में तो 720 उम्मीदवार पास होते हैं, तो आपने कहा 45% की वैल्यू जो है वो 720 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 720/45 हो जाएगी। तो उसने पूछा क्या है, कितने व्यक्तियों ने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया, तो वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 9 8 72 होते हैं, 9 5 45 होते हैं, 5 से 16 बार कटेगा, तो टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे? तो आप कहेंगे 1600 आ जाएंगे। टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे? तो आप कहेंगे 1600 आ जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मुझे करके दिखा देना मेरे दोस्त।
ये जो है ये आपके सामने वही है, 16% वृद्धाश्रम को, 16% अनाथालय को, 16% चिकित्सा सहायता। बेटा इसलिए जो है मैंने एनालिसिस कराते टाइम मेरा पूरा पेपर इसलिए फंसा था क्योंकि बस ये वैल्यू चेंज हुई थी। मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए थे, एक शिफ्ट के क्वेश्चन देखने के बाद मैंने दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन क्वेश्चन पूरे के पूरे हूबहू लैंग्वेज भी रिपीट हुई है, केवल इन वैल्यूज को चेंज करके। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लेना, ऐसा अनाथालय वाला क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को करा के आया हूं। एक ये क्वेश्चन आ गया, इसके बाद फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो सारे लोग मुझे दे रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो सारे लोग मुझे दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखो भाई अब हम डायरेक्ट सीख गए हैं। 8% उम्मीदवार फेल हैं, तो 92% के बारे में हमें चर्चा करनी है। लेकिन चर्चा कितने लोगों के बारे में होगी, 6 और 1 7, यहां जोड़ेंगे 6 और 5 11, 117% लोगों के बारे में बात होगी। यानी फालतू कितने लोग हो गए, 25%। फालतू मतलब 25% जो दोनों जगह गिन गए, और दोनों जगह गिनने वाले लोग 450 हैं। तो 450 25% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 45 चौक 180 होते हैं, यानी टोटल लोग जो हैं वो 1800 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, कर लेना। ठीक है, ये भी आपके सामने वही है, 22% वृद्धाश्रम को दे देता है, 12% अनाथालय को, और बचत का 22% चिकित्सा को। केवल वैल्यूज बदल रही हैं, केवल वैल्यूज बदल रही हैं, बाकी लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है। ये होमवर्क आपके लिए रहने वाला है। आप कह रहे थे ना जी क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन भी होंगे, सब कुछ होंगे। सिलाई मशीन का मूल्य जो है, ये सारी चीजें, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उन्हें दोस्त मैं कराऊंगा। अब हमारी जो क्लास होगी वो मंगलवार को क्लास होगी दोस्त मेरे, सोमवार को क्लास नहीं होगी। मंगलवार को हम लोग इन चीजों को पढ़ रहे होंगे, और यकीन मानना कि वैन आरेख भी हम लोग उसी दिन पढ़ रहे होंगे। हम मंगलवार को इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और बहुत शानदार मैंने परसेंटेज को आप लोगों को मतलब कंटेंट दिया है। आप उसे मैच करिएगा, आप उसे दूसरी बुकों से देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। दोस्त आपको से क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो फिर दिक्कत मेरी है, फिर मैं उस लेवल का नहीं समझा पाया जिस लेवल का आपको समझाना चाहिए था। अब आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, लगभग हर किताब से 75% क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर 100 क्वेश्चन है तो 75 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। 25 में दिक्कत जरूर आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 25 ही बन पा रहे हैं, 75% नहीं बन पा रहे हैं। आप यकीन मानना कि आप वो अद्भुत बच्चे होंगे जो काफी टाइम से तैयारी करते हुए उन लोगों से बहुत आगे होंगे जो लास्ट मोमेंट पे जुड़ने का काम कर रहे होंगे। और हमेशा मेरे दोस्त सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिन्होंने रेगुलरिटी को फॉलो किया है, जिन्होंने पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी दोनों चीजों को मेंटेन करके अपनी मेहनत को जारी रखा है। हमेशा सिलेक्शन उन्हीं का होता है। मंडे में क्लास ना लेने का कारण है पिताजी को हॉस्पिटल लेके जाना, और मेरे दोस्त आप लोग समझ सकते हैं सैटरडे में मैंने इसीलिए क्लास की है कि दोनों चीजें कवर हो जाएं। फैमिली का मतलब पिताजी का भी के जो हॉस्पिटल ले जाना है वो कवर हो जाए, और आप लोगों की पढ़ाई पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए मैंने सैटरडे में दोस्त आप लोगों की क्लास ली है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, अब जो क्लास होगी वो आपकी ट्यूसडे को होगी। ओके, टाटा बाय बाय। मन लगा के पढ़ाई करिए, 2 दिन आपके पास है, पूरे परसेंटेज को रिकॉल कर डालिए, रिवाइज कर डालिए, एक एक क्वेश्चन रिवाइज कर डालिए, और प्रॉफिट लॉस में जबरदस्त आप लोगों को उसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।